वेलकम टू द पैरासीटामोल शो। ये जो है आज का वीडियो हिंदी में है और फाइनल मंथ रिवीजन प्लान इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसमें सबसे पहले है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करने हैं, दूसरे है कि आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तीसरे ये पॉइंट है कि आपको डेली बेसिस पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और चौथी जनरल मिसलेनियस एडवाइजेस है। तो मोटा माटी इस चार चीज़ों पे वो किया है। और पांचवा मिसलेनियस में हमने ये भी कवर किया है कि क्वेश्चंस को किस हिसाब से सॉल्व करना है, जो नहीं आता है उसको भी कैसे ट्राई करना है कि आप उस क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, और प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड enjoy the video. So hello guys, welcome to the Paracetamol Show. This is Dr. Purvesh and again we are with Dr. Jatin. तो ये सेशन हिंदी में होगा क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर हिंदी में हैं। और जो अपने समझने वाली अच्छी सी जो भाषाएं होती है वो कानों पे पड़ती है तो उसका असर गहरा होता है और लंबे समय तक चलता है। तो हमने डिसाइड किया है कि ये लेक्चर जो होगा वो हिंदी में होगा। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि लास्ट मिनट रिवीजन प्लान क्या, पर लास्ट मंथ रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। कि अभी जैसे आपको पता है एफएमजी जून 2022 को 30 to 40 डेज ही बचे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, एक वीडियो क्लिप होगा और इसको एंड तक देखना। शायद आपको आपके जो क्वेश्चन हो उसके आंसर मिल जाए। सो वेलकम डॉक्टर जतिन, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? Thank you. Everything is going good. और हाँ, एक चीज Internship going great. Internship going great. As usual. I hope better than China. Of course, better than China. In terms of, seniority. सही है। और मैं आपको भी ये बता दूं, मैं भी अभी इंडिया में हूँ। मेरा रिसर्च जीवन वीजा का प्रोसेस चल रहा है तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो शुरू करते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले किया जाए। रिवीजन किस सब्जेक्ट है जो जिनका रिवीजन पहले स्टार्ट किया जाए। जतिन, पहले मैं आपका ओपिनियन जानूंगा, फिर उसको मिक्सअप करके हम बोलेंगे। स्टार्टिंग तो आपको जो मेन सब्जेक्ट है आपके पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, पैथ, फार्मा, इससे बिना एमसीआई निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको इन सब्जेक्ट में तो आपको मास्टरी होनी ही चाहिए। कि आपको अगर रात में भी उठा के पूछे कि हाँ भाई इसका क्वेश्चन बताओ इस सब्जेक्ट में से, तो आपको आना चाहिए। इसमें से ऐसा भी नहीं है कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सब्जेक्ट में तो आप हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन सब्जेक्ट में आपको थरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बंच बनाते हैं एफएमजी पेपर का। 130 to 140 क्वेश्चन जो हम कहते हैं तो इसी में से आते हैं, और इजी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है और आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सुपरफिशियल आता है तो क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इसको अटेंड कर पाएंगे और आप स्कोरिंग भी कर पाएंगे इसमें। और इसमें कोई मतलब अगर केस क्वेश्चन भी आता है, मैंने भी क्वेश्चन देखे पास पेपर्स के, तो उसमें सीधा ऐसे ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस ही पूछ लेते हैं। होता केस क्वेश्चन है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस पूछ लेते तो रिलेटिवली इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसमें जो इन्होंने बोला है कि मेन सब्जेक्ट्स करने हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको वो करने हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा है। वो एग्जाम्पल पीएसएम, सर्जरी, ओबीजीवाई है। अगर आपका ओबीगाइनी ज्यादा अच्छा है तो पहले वो करो, देन सर्जरी करो, देन पीएसएम करो। बट ये जो बड़े सब्जेक्ट्स है उसको अच्छे से अभी निपटा दो। अगर आपको लगता है कि आपका पीएसएम बहुत ही ज्यादा वीक है और आपको रट्टा मारने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसमें, तो उसको आप एंड तक रखने का सोचना मत, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसी को अभी से ले लोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, एंड में एक और बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैसे जतिन ने बताया पहले बड़े लो, मैं भी वही बोल रहा हूँ, पहले बिग सब्जेक्ट्स लो, लेकिन बिग सब्जेक्ट में भी वो लो जो आपके सबसे ज्यादा अच्छे हो, है ना। और मीडियम सब्जेक्ट्स में क्या राय है जतिन? सब्जेक्ट में देख आपके ईएनटी, ऑक्सा, पीडियाट्रिक, ये जो तीन सब्जेक्ट है ये आपको 40 to 45 क्वेश्चन इजीली देंगे। और ये इजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं 5 to 10% जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, कि जिसमें हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा तो आएगा ही क्वेश्चन, बट हमें उस पर फोकस ना करके बाकी के जो 70-75% क्वेश्चन आते हैं, और इस 40-45 में से भी अगर आप 25, 30 या 35 क्वेश्चन तक भी अगर सही कर लेते हैं तो आप एज अ विनर ही कहलाओगे। सही है। तो ये जो माइनर सब्जेक्ट में गिने जाते थे पहले भी, ये तीन सब्जेक्ट है। तो ये जो मीडियम सब्जेक्ट्स है ना जिसके बारे में बात कर रहा था, जितनी ईएनटी, ऑप्था वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं ना,
तो इसमें है ना टॉपिक्स फिक्स है। ईएनटी का आप उठा के देखो, मेनियर्स आएगा, ठीक है, फिर एक्यूटाइटिस, सुपोरेटिव ओटाइटिस, ये सारे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मतलब इसी टॉपिक से। ऑटोस्क्लेरोसिस ये सब तो ऑटोस्क्लेरोसिस, आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टॉपिक्स फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चंस आएगा। तो ये चीजें छोड़ के नहीं जाना। अगर आपका फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट वीक है, आपने किया नहीं है ना, तो ये टॉपिक्स जो है ये छोड़ के नहीं जाना। फॉर ऑप्थेल्मो में भी सीआरवीओ है, सीआरएओ है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सब चीजें छोड़ के नहीं जाना है ना। इसको तो करना ही करना है कैसे, किसी भी कंडीशन में। तो आपके जो मीडियम सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपको चालू वैसे ही करना है कि सबसे पहले अच्छा वाला चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे हैं, एंड देन नियर टू द एग्जाम जिसमें आप थोड़े से ठीक नहीं है वो, और करने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है करने सारे ही है। मीडियम सब्जेक्ट्स में भी छोड़ के कुछ नहीं जाना है। एफएमटी को हम मीडियम में ले लेंगे क्योंकि एफएमटी का भी कभी 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो एफएमबी काफी स्कोरिंग है, एफएमबी काफी स्कोरिंग है, और स्टेट फॉरवर्ड सीधा सीधा ऐसे उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप उसके भी पास ईयर के टॉपिक्स देख लेना, तो आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा। जी, एफएम, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी और ऑप्था ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब मास्टर सब्जेक्ट कहा जाता है ना, पीजी सेगमेंट, क्लिनिकल ओरिएंटेड। तो एमबीबीएस लेवल पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। जो आएंगे वो बेसिक जो आपको एज एक्सपेक्टेड होता है कि आना चाहिए, वही लेवल के आएंगे। तो आप उतना तो आई थिंक एक स्टूडेंट कर ही सकता है कि इन सब्जेक्ट में स्कोर हो जाए। बाकी आप एनाटॉमी, फार्मा, एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रोबायो वगैरह है, तो माइक्रोबायो में इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट और थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी है, जो नेम्स होते हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इसमें क्या है कि टॉपिक्स तो हमें पता ही है कि इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, आएगा तो एक दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ सकता है। करेक्ट। तो तो ये माइक्रोबायो तो हम अगर कर सकते हैं, और ईएनटी ऑफ द पीडिया तो आई थिंक अंडर 100 पेजेस में हो जाता है। करेक्ट। और माइक्रोबायो में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इनफ फिक्स के है। आप इतने मेहनत में कर दोगे। माइक्रोबायो में भी टॉपिक्स फिक्स है, स्टेफ फोरियस से आएगा, मतलब ग्राम पॉजिटिव देखोगे तो स्टेफ फोरियस है, एपिडर्मिटिस है ना, और वहीं से आएगा। स्टेफोकोकस निमोनी से है क्वेश्चन आएगा, है ना। माइकोप्लाज्मा निमोनी से क्वेश्चन आएगा। और फिर पीछे जाओगे तो फंगस में भी हिस्टोप्लाज्मा है, कैंडिडियासिस है, म्यूकरमाइकोसिस है जो अभी रिसेंट उसका आ जाए, है ना। तो वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। और जैसे पीछे जाओगे तो एचआईवी वाले ड्रग्स है ना, वो ड्रग्स करके जाना क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पक्का है। तो ऐसे ऐसे जो मेन मेन चीज है, मेन मेन टॉपिक्स है, अगर ये भी उठा लोगे, अपने माइक्रोबायो नहीं किया है तो भी आपका माइक्रोबायो भी हो जाएगा। जैसे बायोकेम की बात थी, मैं पूरा का पूरा बायोकेम जो है पूरा हेड करता था। लेकिन मेरे को पढ़ना पड़ा अच्छे से, पूरा थोरोली डीपली मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ स्टेप 1। तो उससे भी मेरे को पता चला कि आपको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस करके जाना है इन्हें नहीं खाओ, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, उठा के पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोकेम में और इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो एक बार कर लेना कि उसमें वही पूछते हैं जनरली कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कौन इनिबिट करता है, और ये सब चीजें है ना। हाँ, और इनहिबिटर पूछते हैं, हाँ 1 से 6 तक वो जो आता है, कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर वगैरह। कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर वगैरह। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे या जतिन किसी को भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी यहाँ पे आ जाएगी। आपको अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट चाहिए, सारे सब्जेक्ट के तो नहीं दे पाएंगे हम क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है, हम भी बिजी है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक है तो उसके रिगार्डिंग हम आपको जो भी मेन मेन टॉपिक्स होंगे ना उसका इंफॉर्मेशन दे देंगे। यू कैन मैसेज मी और यू कैन आई कैन मैसेज जतिन। ओके। और शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए अब क्या प्लान है जतिन? शॉर्ट सब्जेक्ट में देखो, वैसे रहता तो डर्मा, ऑर्थो, रेडियो, साइकियाट्री और आई थिंक यही रहते हैं। तो हार्डली आई थिंक 5-5 मार्क्स अगर मान लो, तो ये भी अगर ऐसे बंच हम देखें इन सब्जेक्ट्स को 5-5 मार्क्स, वैसे हम पर्टिकुलर एक सिंगल सब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन जैसे बंच देखे तो 30 मार्क्स तो आराम से होते ही हैं। इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि अभी 30 to 40 डेज हार्डली बचे हैं। तो आई थिंक ये 5 सब्जेक्ट को अगर हम एक दिन में भी अगर करने की ट्राई करें तो 5 दिन में भी कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें मेजर कुछ नहीं आता। क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर कोई एक सब्जेक्ट में से पूछना होता है तो हार्डली एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो आउट ऑफ द बॉक्स, बाकी के जो 4 होते हैं वो तो उसको ऐसा जो कॉमन चीज होती है उसमें से पूछना ही होता है। तो पीवाईक्यूज कर लो या फिर उसके रिपीट जो आते हैं एमसीक्यूज टॉपिक पिछले 3 सालों में, नीट पीजी और एफएमजी दोनों को मिला के उसी में से आएंगे। जैसे ऑर्थो में अभी कुछ पिछले 2 साल से स्प्लिंट पे ज्यादा इमेज आती है,
स्प्लिंट का एक क्वेश्चन होता ही होता है, एक्सरे दिया होता है फ्रैक्चर का, तो फ्रैक्चर का नाम पूछते हैं। तो ये कॉमन चीजें हो गई। डरमा में भी इमेज तो 2 से 3 इमेज पक्की है। तो आई थिंक एक सब्जेक्ट एक दिन में हो जाएगा अभी, 40 दिन का हिसाब से। करेक्ट। मैं पूरा का पूरा जतिन की जो एडवाइस है ना उसके साथ सहमत हूँ, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट जो है ना बेसिकली इसी तरीके से तैयार की जाता है, क्योंकि एक तो शॉर्ट है, लिमिटेड कंटेंट उसमें से मतलब आता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो लिमिटेड ही कंटेंट है। और जैसे उसने बोला ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 3 जो होंगे ना वो रिपीटेड पैटर्न के ही क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड टॉपिक्स में से ही होंगे। तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना, एक दिन दे के उसको निपटा देना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बिग सब्जेक्ट, मीडियम सब्जेक्ट और स्मॉल सब्जेक्ट का रिवीजन प्लान जो था वो आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें भी क्वेश्चन सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और अभी जो एडवाइस मैं देना चाहूंगा मॉक पे, एटलीस्ट 4 to 5 मॉक्स आपको देनी है। एक जो 30 डेज से लेके 40 डेज का जो टाइम है इसमें आपको 4 to 5 मॉक टेस्ट देनी ही देनी है इन एनी हाउ। ठीक है। और मॉक टेस्ट जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से दीजिए। आप कहीं से भी उठा के या तो प्रेपलर की जितनी भी मॉक्स है उसको देने की कोशिश मत करना, स्टैंडर्ड देना। आई थिंक मेरो की भी आ रही है जतिन अभी मॉक। हाँ, मेरो की लाई थी, 15 से 20 तक लाई थी मेरो की। अभी आई थिंक एक और आएगी, आने एक और है। चाहिए। ठीक है। एक चली गई है, लेकिन वो दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। भी दे सकते हैं ना। तो मेरो की मॉक है ना वो बहुत स्टैंडर्ड होती है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं और पूरे क्वेश्चन सिंपल होते हैं और उसमें ज्यादा कुछ मतलब पूरे एफएमजी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं मेरो के। और आई थिंक डॉक्टर भाटिया के भी मैं रिकमेंड करूंगा, डॉक्टर भाटिया के जो मॉक्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं रिगार्डिंग एफएमजी की। ऑफकोर्स नीट पीजी के लिए तो भाटिया का एक बड़ा नाम है, बट एफएमजी में भी उनके क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। तो मैं ये दो तो रिकमेंड करूंगा कि यार मेरो करना और ये डॉक्टर भाटिया का भी मॉक देना। और प्रेपरेटरी या कोई और सोर्सेज का सजेशन है तो जतिन कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, अभी मैं एक और रेकमेंड करूंगा इसमें कि जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हो, तो ट्राई करना कि मिक्स बैग करो आप। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक को मत करना एक साथ, 2-3 सब्जेक्ट या फिर अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके एक उसको करना एमसीक्यू सॉल्व। क्योंकि एग्जाम में वही आएगा कि ऐसा नहीं आएगा कि एक लाइन में एनाटॉमी आया, एक लाइन में फिजियोलॉजी आया, उसमें कंबाइन ही आएगा। और आपका माइंड उस हिसाब से ट्रेन होना चाहिए कि आप चाहे एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा कोई भी रैंडम सब्जेक्ट का क्वेश्चन आए तो आप तैयार हो उसके लिए। कि अगर एक सब्जेक्ट का पकड़ के बैठोगे तो आपका माइंड सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचेगा। सोचेगा। करेक्ट। कि एनाटॉमी का है तो एनाटॉमी के एंगल से ही सोचेगा, तो फिर आप दूसरा एंगल मिस कर जाओगे। मिक्स कर जाओ। एग्जाम में वो थोड़ा आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा इसमें। सही है, नहीं ये बात सही है। और एटलीस्ट 100 तो आपको पर डे आपको सोल्व करने ही करने हैं ड्यूरिंग दिस पर पीरियड। डे 100 to 125 क्वेश्चन मिनिमम अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो 30 दिन में आप काफी एमसीक्यूज कर पाओगे। करेक्ट। 3,000-4,000 एमसीक्यूज हो जाएंगे और उसमें से कम 50 से 60 तो आएंगे, रिपीट तो होंगे ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इसमें आपको रिवीजन भी करना है, इसमें आपको मॉक भी देनी है और डेली बेसिस पे एमसीक्यूज भी सोल्व करने हैं। तो उसका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो अपने आप से अपने हिसाब से कर लेना, अपने हिसाब से उस चीज को और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें बिठानी है उसको बिठा देना। लेकिन ये चीजें करनी जरूरी है, क्योंकि देखो एग्जाम जो है ना वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। अब सिर्फ थियरी पढ़ के जाओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू सोल्व करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है। और इससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी, आपकी रूल आउट कैपेसिटी, आपकी ऑप्शन चूज करने की जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में ये भी होता है ना कि आपको आंसर नहीं पता होता, लेकिन कहीं से पता नहीं किस कोने से वो आवाज आती है कि भाई यही आंसर हो सकता हाँ, है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वही आंसर निकलता है। तो इसकी जो ये कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। और कहाँ किसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आएगा, है ना। तो बिल्कुल। रूल आउट मेथड में जतिन क्या यूज करते थे आप, किस तरीके से क्वेश्चन रूल आउट क्वेश्चन सोल्व करते थे। देखो, जो मैंने अपनी गलती से सीखा है कि क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से या तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसके बारे में आपने पढ़ा है कहीं, या तो फिर जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से किसी के बारे में आपको पता हो। तो आपको उस हिसाब से आइडिया आ जाता है कि जो मैंने पढ़ा है क्वेश्चन के बारे में अगर पता है और वो ऑप्शन में है तो आपको पता है कि यही आंसर है। लेकिन ऑप्शन में जो आपको दिया है और उसके बारे में आपने पढ़ा है और वो क्वेश्चन से मैच नहीं करता आपने जो पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और बाकी अगर दोनों के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा उसमें। सही है। तो तो या तो तुमका आपको क्वेश्चन के बारे में पता हो कि हाँ इसके बारे में मुझे पढ़ा है, या तो ऑप्शन के बारे में पढ़ा है।
हम क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन देख के वो दिमाग में आ जाता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ऑप्शन भी देखने चाहिए। ऑप्शन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कभी कभी ना कहीं, सही है। उस क्योंकि हिसाब से आप रूल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन किसी और चीज का और ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन में देखो कावासाकी दिया हुआ, लेकिन आपको पता है कि कावासाकी में ये चीजें नहीं होती, तो आप इजीली उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप दूसरे बिल्कुल, ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर एग्जैक्टली। लोगे, फिर बच गए दो, तो आपके चांस हो गए 50-50। ठीक है, तो उसमें से तो हाँ, फिर आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। तो यूजुअली आपका तुक्का उस सिनारियो में सही की ओर भी सही की ओर जाता है, और हो सकता है कि आप मार्क कवर कर पाओगे। और पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं ना कि एग्जाम के जो पास परसेंटेज भी बढ़ा है, तो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको भी अच्छे और बेटर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर आके जो भी क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह होते हैं, तो पास क्वेश्चन टॉपिक्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। तो बस डेली बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करना है। मॉक के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताओगे लेकिन क्या सीन है? जैसे मैंने दो तो वो बता दिया मेरा। जी, अभी हम क्या देखते हैं कि मैं काफी स्टूडेंट से सुनता हूँ कि मॉक दी लेकिन मार्क्स नहीं आए, ऐसा कहते हैं कि 125 130 पे रुक जाते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मॉक्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो आप मॉक्स देते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, कि करेक्ट। आपकी एक तो सीटिंग कैपेसिटी जो होती है 2.5 घंटे की, वो एक हो जाती है कि हाँ आप 2.5 घंटे तक बैठ सकते हो, आपका दिमाग भी काम करता है उस 2.5 घंटे में। अगर आप मॉक्स नहीं दोगे और सीधा एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आधा पौना घंटे तक आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाओगे, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद आपका माइंड सेचुरेटेड हो जाएगा और फिर आप वो जो आता होगा उसमें भी गलती करके गलती आओगे। करके आओगे, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो मार्क्स मार्क्स कितने भी आए, अगर आपसे 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो डजेंट मैटर। आप 200-300 क्वेश्चन तक आप बैठो, एग्जाम एग्जाम के माहौल जैसा बना के रखो, और मॉक उस टाइम दो जिस टाइम आपका एफएमजी का पेपर है। जैसे मॉर्निंग में 2.5 घंटे का पेपर होता है और एक आफ्टरनून में 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो मॉर्निंग में तो आप यूजुअली फ्रेश होते ही हो, लेकिन जो दोपहर का आफ्टरनून का सेशन होता है उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो अभी से अगर वो प्रैक्टिस दोगे कि आपने दोपहर 2 बजे मॉक देना शुरू किया है, तो वो एग्जाम में भी आपको बेनिफिट होगी। करेक्ट। वो जो पूरा सिनारियो है ना, पूरा उसको सिमुलेट करो, ताकि वो पूरा का पूरा जो चीज़ है ना, वही चीज़ एग्जाम में भी आपके साथ रिपीट हो और आपका एग्जाम अच्छा हो। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेके आना चाहूँगा, वो है स्लीप। स्लीप हाइजीन मेंटेन करके रखना, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो सोना ही। उससे ज़्यादा टाइम आपके पास मिलेगा नहीं, अगर मिल रहा है तो फिर या तो आप सारा कुछ पढ़ के बैठ गए, या तो फिर सारा कुछ बाकी है। 6 to 7 आवर्स एटलीस्ट सोना, उससे कम मत सोना। एंड मल्टी वाइटामिन वगैरह उसका यूज हो सकता है तो करिए, बिकॉज पूरा पूरा दिन लाइब्रेरी में करके बैठ के जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें काफ़ी वाइटामिन डेफिशिएंसीज होती है, स्पेशली वाइटामिन डी वगैरह। तो उन चीज़ों को भी करेक्ट करिए, वो भी चीज़ आपको रिकॉल करने में भी कहीं ना कहीं छोटा सा उसका 2-4% भी हेल्प कर देती है वो चीज़ें। और और कुछ जो चीज़ बाकी है कि नए नए जो सब्जेक्ट्स किसी ने टच ही नहीं किए, उसके बारे में क्या बोलोगे जतिन? देखो अभी जैसे 1 महीना बाकी है, तो जो नए सब्जेक्ट कभी टच ही नहीं किया तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ने का अभी टाइम नहीं है आपके पास, फ्रेंकली करेक्ट। स्पीकिंग। तो आप उस सब्जेक्ट को एक दिन दो, उसका पीवाईक्यूज देखो, उसके प्रीवियस टॉपिक्स देखो जो इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ो, रिवाइज करो, दूसरे दिन उसको खत्म करो। स्टार्टिंग से पढ़ने का अभी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप आज पढ़ोगे 1 महीने बाद फिर भूल जाओगे, रिवाइज होगा नहीं, और जो आपने पहले भी पढ़ा उससे अभी रिवीजन का टाइम आप इसमें लगा दोगे, तो जो पहले पढ़ा था वो भी जाएगा और ये नया तो जाने ही वाला है। तो आई थिंक कि अभी 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 तक जो आपने पढ़ा है दैट मोर देन इनफ। आप खुद पे बिलीव रखो कि हाँ इतने में हो जाएगा, और अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसी पे आप एग्जाम निकाल दोगे। सही है। तो मैं भी यही बोलूंगा इसी इसी मैटर पे कि जो पढ़ा है उसको बेस्ट पढ़ने की कोशिश करो, और उसके क्वेश्चंस भी जितने हो सकते हैं उतने करने की कोशिश करो। हो सकता है तो मिक्सअप क्वेश्चन करो, उससे आपको ज़्यादा जनरल आइडियाज भी लगेंगे। और जैसे आपके जो मेन 3-4 सब्जेक्ट है वो आपने अच्छे से कर लिए, उसके क्वेश्चन मिक्सअप कर दो, है ना, और उसका डेली 100 क्वेश्चन सोल्व करो। एक थोरोली टाइम टेबल बनाओ बैठ के। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा 1-2 घंटा आपका जाएगा, लेकिन वो फिर नेक्स्ट आपके 15 डेज के लिए होगा, या फिर 20 डेज के लिए, या फिर 30 डेज के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करना। जो भी आप अपना स्केड्यूल वगैरह बनाओ उसको। बीच में हर्डल्स आएंगे बहुत सारे, लेकिन ट्राई करना कि उस चीज़ को अवॉइड कर सको। जो भी टाइम पास करने की चीज़ें हो उसको ट्राई करना कि अवॉइड कर सको। इट्स नॉट अ बिग एग्जाम, है ना। आराम से हो जाएगा, आराम से रिलैक्स होके एग्जाम हो जाएगा। बस थोड़ी सी जो भी स्ट्रेटेजीज है वही माइंड में रखनी है, और कुछ नहीं है इस एग्जाम में, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं।
एनीथिंग? ये 1 महीने की मेहनत आपको 6 महीने की मेहनत से बचा सकती है। करेक्ट, करेक्ट। आपने जो 6 महीना जो लगातार हार्ड वर्क कराया ना, वो इस 1 महीने हाँ में अच्छे से उसको रिवीजन करके उसको आप आगे ले जा सकते हो। मेरा ये जो आज का वीडियो बनाने का मैं जतिन के साथ यही मोटिव है कि आपको थोड़ा सा बूस्ट दे सके, और कुछ नहीं है। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिखी हुई है दोनों की, यू कैन मैसेज अस एनी टाइम। और एंडिंग में कुछ बोलोगे जतिन? यही बोलूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखो। ये मत सोचो कि इतने नहीं हुआ है, मेरा ये बाकी है, ये वो, जो हुआ है उस पे फोकस करो। हमने काफी लोगों की स्टोरी देखी है कि 10 सब्जेक्ट पढ़ के पास हो पास गए, हो गया। 90 डेज पढ़ के पास हो गए, 2 महीने पढ़ के पास हो गए। तो उनका ये नहीं था कि वो काफी जीनियस थे इसलिए पास हो गए, वो इसलिए पास हो गए क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था कि मैं इतना भी पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो आप भी अपने आप पे भरोसा रखिए कि अभी तक जो आपने मेहनत करी है वो सफिशियंट है, और इसको अभी 1 महीने तक थोड़ा कंटिन्यू करो। अभी ये ही है कि अगर अभी अभी तक पढ़ा है और आपने अभी ये 1 महीना छोड़ दिया है, तो भी आप वो हो जाओगे कि फेल हो जाओगे। और अभी तक जिसने नहीं पढ़ा और 1 महीना तो उसने मेहनत करो 1 महीना, वो पास हो जाएगा। ऐसे भी केसेस देखे हमने। तो ये आखिरी का जो 1 महीना होता है वो बहुत ही क्रुशियल होता है। तो इसको अगर आप लेट गो करोगे तो फिर मेहनत में पानी फिर जाएगा। ये नहीं होने देना, बस 1 महीने की बात है, और फिर आप आराम से मजे कर सकते हो। क्योंकि ये एक तुम्हारा क्या कहते हैं कि एक डॉक्टर की एफएमजी की लाइफ का ये फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अगर ये तो करना ही है, आज नहीं तो कल, कल क्यों ना करना ही आज ही है। कर दे हम। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये आज नहीं तो कल करना ही है, क्योंकि एग्जाम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सभी एफएमजीज के लिए। एक प्रेशर होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है। जब से मेडिकल स्कूल स्टार्ट करते हैं, कॉलेज स्टार्ट करते हैं, तब से कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है कि एफएमजी देना है, एफएमजी देना है। इसको 1 महीना बचा है, अच्छे से मेहनत कर लो, अपने अच्छे टॉपिक से, अच्छे सब्जेक्ट से उस पर जम के वर्क करो, जम के क्वेश्चन सोल्व करो, मॉक 4-5 दो, बिल्कुल और उसको रिवाइज करके एग्जाम में बैठ जाओ शांति से, हो जाएगा एग्जाम। तो बिल्कुल। 30 डेज बचे, अगर आप हर 6 दिन पे एक मॉक दोगे तो 5 मॉक हो जाएगी। 5 मॉक का आप सॉल्यूशन देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। यहाँ आज गलती करोगे तो आपको कुछ वो नुकसान नहीं होगा। करेक्ट, एग्जाम में गलती करोगे तो 149 और 150 में बहुत फर्क दिखेगा, बहुत 6 फर्क है। महीने की सजा होगी। और एक वो सबसे ज्यादा आप खुश बिलीव होगा, नहीं कर पाओगे कि कितना वो आप वो महसूस पेनफुल करोगे। होता है। करेक्ट, अभी याद रखो कि अभी से वो गलती आज कर लो, लेकिन एग्जाम में मत करो। सही है। और क्वेश्चंस के जो आंसर मार्क किया है ना, उसको चेंज नहीं करना इन एनी सिचुएशन। आपको बिल्कुल पता नहीं है ना, तो चेंज करना ही नहीं है। अगर आपको 100% 80% भरोसा है कि यही आंसर है, देन आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जो पहले मार्क कर दिया वो मार्क कर दिया, उसके बाद आंसर चेंज नहीं करना। ऑलराइट, सो बिल्कुल। आपके सबकॉन्शियस ने बोल दिया एक बार कि ये आंसर है तो है। अगर आपको 100% श्योर है कि आंसर दूसरा है तब भी चेंज करें। मैं एक बार ये भुगत चुका हूँ, एक एग्जाम मेरी गई है इसी में। आई स्ट्रांगली रेकमेंड का आप ये मत करना। तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे एग्जाम में। वो एग्जाम में नहीं पता चलेगा, जब आप रिजल्ट आएगा तब पता तब चलेगा पता कि चला। यार 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, तब आपको पता चलेगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड follow me on Instagram, and you can follow Dr. Jatin on Instagram too. Thank you so much guys, and have a nice day.